कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज इसके अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो इसकी डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है, माइक सबके ऑफ कर दो। लक्षित माइक ऑफ करो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, लॉजिक सुनना मेरी बात, बहुत टेक्निकल फंडा है। अपन ने सेकंड चैप्टर के अंदर सॉरी फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट के 3 नेचर पॉइंट्स देखे थे। नेचर पॉइंट मतलब मैनेजमेंट साइंस भी होती है, मैनेजमेंट आर्ट भी होती है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी होता है। ठीक है, यहां हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का मतलब है ये सिद्धांत है। ठीक है, और ये सिद्धांत साइंटिफिक सिद्धांत है एक तरह से। प्योर साइंस तो हो ही नहीं सकती। उस फर्स्ट चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था कि इट कुड नॉट बी अ प्योर साइंस बट इट कैन बी एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, पार्शियल साइंस तो हो ही सकती थी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सबसे पहले डेफिनेशन ये कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है ट्रुथ, किसी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है, फंडामेंटल सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है। किसके बारे में? किसी फिनोमिनन के बारे में। फिनोमिनन का मतलब हो गया किसी हालात के बारे में। ठीक है, किसी सर्कमस्टेंसेस के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में। और वो परिस्थितियां कैसे आई हैं, वो परिस्थितियां कैसे प्रिंसिपल में रिजल्ट करी है, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उल्टे से पढ़ना, डेफिनेशन को उल्टे से समझना। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हुई है वो किसी ना किसी कारण की वजह से हुई होगी। तो कॉज का मतलब क्या हो गया? कारण। इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? उसका रिजल्ट। तो किसी भी कारण की वजह से कोई भी चीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के टाइम हल्का सा ये बताया था कि जैसे मैंने 10 लोगों को ऑब्जर्व किया या 10 ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व किया, और वहां मैंने ये देखा कि जब जब भी लोग आलस दिखाते हैं, ठीक है, वहां पर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो कारण क्या है? आलस। इफेक्ट क्या है? रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, सो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की जो परिस्थिति हमने देखी, उसके आधार पे हमने एक सच्चाई डेवलप करी कि जब जब लोग आलस दिखाते हैं तब तब क्या होता है, तब तब जब जब लोग आलस दिखाते हैं तब तब क्या होता है, तब तब ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। ठीक है, तो ये फिनोमेनन को देख के मैंने एक स्टेटमेंट डेवलप किया सच्चाई का, और वो स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहलाता है। वापस बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? एक तरह से सिंपल बोलूं तो गाइडलाइंस है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रुथ का, जो क्या बताता है, कुछ फिनोमिनन्स बता रहा है, और वो फिनोमिनन वो कुछ परिस्थितियां बता रहा है। और वो फिनोमिनन कैसे डेवलप हुए? वो फिनोमिनन डेवलप हुए हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पे, कि जब जब ये देखा गया है कि ये कारण होता है तब तब ये उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो वापस बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? एक स्टेटमेंट है जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? फंडामेंटल ट्रुथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसके बारे में? किसी फिनोमिनन के बारे में। किसके ऊपर बेस्ड? किसी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड। क्लियर? तो एक और लाइन लिखी हुई है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस है। किसके लिए? कि जब भी मैनेजर डिसीजन ले, जब भी मैनेजर बिहेव किस तरह से करना है मैनेजर को, उसके आधार पे ये प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। ये प्रिंसिपल्स ही एक तरह से गाइड करते हैं मैनेजर को कि दिस आर दी गाइडलाइंस जो आपको डिसीजन मेकिंग के समय या अपने बिहेव करते समय आपको ये ध्यान रखनी है। तो एक तो डेफिनेशन पार्ट हो गया। डेफिनेशन कोई एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा नहीं, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक आध डिफरेंस बिटवीन आ रहा है प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले, इनके फीचर्स और इनके इंपॉर्टेंस स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक फंडा आ रहा है डिफरेंस बिटवीन। किसके बीच में पूछ रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है? अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं और प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में फर्क ये है कि प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बिल्कुल रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब हमेशा वैसा ही होगा, पेड़ से एप्पल हमेशा नीचे ही गिरेगा। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 ऑर्गेनाइजेशन देखी, वहां लोग आलस दिखाते हैं तो वहां पर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि अभी मैं 12वीं ऑर्गेनाइजेशन या 11वीं ऑर्गेनाइजेशन देखूं तो वहां हो सकता है आलस से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता हो। ठीक है, लोग रिलैक्स रहते हैं तो काम अच्छे से होता है। तो जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट के रिजल्ट हमेशा
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिजल्ट हमेशा फिक्स ही होंगे, वो फ्लेक्सिबल है, जबकि प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आप अपने हिसाब से अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। दो केमिकल को मर्ज करके तीसरा केमिकल आएगा तो इसमें आप अपने हिसाब से चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आपको बदलना पड़ता है समय के साथ साथ, वातावरण के साथ साथ, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को टाइम के साथ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्दी में भी ऊपर से ही गिरेगा, 10 साल पहले भी एप्पल ऊपर से गिरेगी और 20 साल बाद भी एप्पल ऊपर से ही नीचे गिरेगी, ठीक है। सो उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। तो छोटे से डिफरेंस दे रखे हैं किसमें, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और एक प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप क्रिएटिविटी के साथ लगा सकते हो, वहां पर क्रिएटिविटी का कोई ऑप्शन नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो उसको चेंजेस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में ऐसी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है सर। पूरा? हम्म। अब आता है अगला पॉइंट। एक और डिफरेंस दे रखा है किसके बीच में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स के बीच में, ठीक है। कोई दम नहीं है इसमें, इस डिफरेंस में तो सिंपल सा है। देखो, प्रिंसिपल और टेक्निक, बड़ा वर्ड कौन सा होता है, प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को किस तरह से लगाना है उसके लिए टेक्निक होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा सिद्धांत ये रहेगा क्या, कि क्लास में सब लोग क्या करेंगे, अटेंटिव रहेंगे, हमारा प्रिंसिपल ये है, और क्लास का, ठीक है, या डिसिप्लिन में रहेंगे, ये प्रिंसिपल है। अब उस चीज को लाने के लिए मैंने क्लास मॉनिटर्स अपॉइंट कर दिए, कोई इंग्लिश मॉनिटर हो गया, कोई सीएम हो गया, कोई क्या हो गया, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है, मेथड है। फिर मैंने बोला कि हर क्लास के बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज करनी है, तो वो टेक्निक हो गई, वो मेथड हो गए उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो प्रिंसिपल चेंज हो गया तो टेक्निक भी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर प्रिंसिपल में सेम रह, मतलब प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल के लिए एक टेक्निक स्पेसिफाई कर रखी है, एक मेथड स्पेसिफाई कर रखा है, एक स्टेप स्पेसिफाई कर रखी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम या क्लासरूम है। अब क्लासरूम के अंदर मान लो डिसिप्लिन मैंने आपको बोला मेंटेन करना है, तो उसके लिए बहुत सारी मैंने आपको स्टेप बता रखी है कि सबसे पहले सुबह आते ही करना, फिर दिन तक ये काम करने हैं तुमको, फिर उसके बाद ये साफ सफाई करनी है, ठीक है, या ये बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पीछे वो बोर्ड पे हर कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये मेथड होती है, तो टेक्निक्स कहलाती है। तो प्रिंसिपल और टेक्निक के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, 2 पॉइंट दे रखे, खाली दम नहीं है कोई क्वेश्चन में। पहला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है, ठीक है, गाइड करती है कि इस तरह से आपको एक्ट करना चाहिए। टेक्निक्स, अभी बोला मैंने आपको, मेथड्स है, प्रोसीजर है, जो स्टेप्स बताते हैं कि स्टेप्स आपको क्या फॉलो करनी है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, टेक्निक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप अगर फॉलो करनी है तो स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 फॉलो करोगे, स्टेप 2 के बाद ही स्टेप 3 फॉलो करोगे, ठीक है। तीसरा, एक डिफरेंस और है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज का। ये भी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में इसमें भी, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज हमेशा किसकी होती है, इंसानों की, मूल्य। अपन नहीं बोलते कि आपको ये वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए, आपको ये जीवन के मूल्य फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो वही कि प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है एक्शन के लिए, जबकि वैल्यूज गाइडलाइंस है काय के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। प्रिंसिपल्स जो हमेशा होते हैं वो टेक्निकल नेचर के होते हैं, ठीक है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर। वैल्यूज हमेशा ह्यूमन नेचर की होती है, ह्यूमन मतलब एथिक्स, एथिक्स मतलब नैतिक, ठीक है, कि आपको ये नैतिक चीजें करनी चाहिए, या अनैतिक चीजें या इमोरल चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो 3 डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको समझा दिए, बहुत सिंपल से तीनों डिफरेंस है। एक तो पहला डिफरेंस जो अपन ने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल और आपका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, एक तो ये डिफरेंस अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अपन ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया टेक्निक और प्रिंसिपल में। तीसरा अपन ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया टेक्निक, सॉरी, प्रिंसिपल और वैल्यूज के अंदर। तो मेनली पहला वाला ठीक ठाक था, बाकी दोनों इतने काम के नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना शुरू किया है वो सिर्फ इस बारे में फोकस करता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट का आएगा फंडामेंटल किसी सच्चाई का, ट्रुथ का, किसके बारे में, एक फिनोमिनल, एक परिस्थिति के बारे में, और वो परिस्थिति कैसे अराइज हुई, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप से अराइज हुई। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं जो आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको एक्ट करना है, इस तरह से आपको डिसीजन लेने हैं, इस तरह से आपको बिहेव
करना है, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहे हैं उसके फीचर्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, ठीक है। बहुत इजी है, देखो कुछ पॉइंट तो अपन फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ा था उसमें से भी निकाल सकते हैं कि नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, एक्सपेरिमेंट से आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सब जगह लगते हैं, परवेजिव होते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हल्का फुल्का चेंज हो सकता है लेकिन लगते तो सब जगह से। हर मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर ये हुआ तो ये होने के चांसेस है, ये होगा तो ये होने के चांसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अभी डिस्कस किया अपन ने, ठीक है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेनली लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमंस हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं कि इस तरह से मैनेजर को बिहेव करना है, इस तरह से मैनेजमेंट को एक्शन लेने। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है, सब डेफिनेशन में से दिया है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कंटिंजेंट होते हैं। कंटिंजेंट का मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन क्या हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये एक्स सिचुएशन होगी तो वहां पर कुछ और लगेगा, वाई सिचुएशन होगी तो वहां पर कुछ और लगेगा। तो एक एक करके एक एक फीचर में ले रहा हूँ, सिंपल फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब अपन कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, परवेजिव। परवेजिव मतलब सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या लिखा है, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, ठीक है। सारी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लग सकते हैं, भले उन एंटिटीज की साइज कुछ भी हो, नेचर कुछ भी हो, लग तो सकता है, ठीक है। हर पे लग सकता है, लेवल ऑफ एप्लीकेशन अलग हो सकता है, लगाने का तरीका फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन लगेगा तो प्रिंसिपल सब जगह। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। खैर अभी आपने प्रिंसिपल एक भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये फंडा हो सकता है ना समझ में आए। डिवीजन ऑफ वर्क तो वैसे नाम से भी समझते हो ना, काम को क्या करना है, बांटना है। एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं करेगा, बांट दो, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो सरकारी ऑफिस में भी लगेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में भी लगेगा, हॉस्पिटल में भी लगेगा, स्कूल में भी तो लगता है। सारा सारा काम प्रिंसिपल मैम थोड़ी करती है, उन्होंने बांट रखा है, ठीक है, हेड्स को बांट रखा है, ठीक है। सो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन सब जगह अलग अलग होगी भाई। प्रिंसिपल मैम जो काम करेगी वो थोड़ा हाईली स्पेशलाइज तरीके से करेगी, ठीक है। टीचर्स जो काम करेंगे वो थोड़ा लेस स्पेशलाइजेशन से, पियोन जो काम करेगा वो और लेस स्पेशलाइजेशन से, लेकिन करेंगे तो सब ना, तो काम तो बांट रखा है, तो ये तो सब ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। तो पहला पॉइंट तो बहुत ईजी हो गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं, भली साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, सब पे लगेगा। सेकेंड, ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ गाइड करती है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ये प्रॉब्लम हो तो ये लगा देना, नहीं। ये गाइड कर रही है कि ये प्रॉब्लम हो तो ये जनरली ये चीज फॉलो करनी चाहिए, आप उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। जैसे कि एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का, ये सारे प्रिंसिपल्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं, पर अभी नाम से जो जो इजी प्रिंसिपल है ना, मैंने उसके एग्जांपल तो डाल ही दिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को आप नौकरी पे रखो तो उसका जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब पीरियड है, वो कम से कम स्टेबल तो रखो। भाई आप आज रखो और कल निकाल दो उसको, या 10 दिन बाद निकाल दो, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी नुकसान है कि 10 दिन उसने सीखा और वो चला गया बेचारा, वापस नए को बुलाना पड़ेगा, नए को सिखाना पड़ेगा। तो टेन्योर स्टेबल रखना चाहिए, ठीक है। लिखा भी यही है, देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑन गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉयज टू सेटल डाउन। बट उसमें ये नहीं लिखा है कि कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। अब ये हो गया, उसने क्या बोला, गाइडलाइन दी आपको, आपको गाइड किया कि एम्प्लॉय का पीरियड टेन्योर जॉब के लिए स्टेबल रखो थोड़ा सा। भाई एक साथ उसको बोलो कि भाई तेरे को कम से कम इतने साल तो रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल तूने कुछ घपले की तो बात अलग है, बाकी तुझे नहीं हटाएंगे। अब उस प्रिंसिपल में ये नहीं लिखा है कि कितने महीने का होना चाहिए, 6 महीने का स्टेबिलिटी होनी चाहिए, साल भर की होनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए, वहां नहीं लिखा, उसने सिर्फ गाइड किया है, ठीक है। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दिया कि 5 साल तो कम से कम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपको रखना ही चाहिए, ठीक है, नहीं, उसने गाइड किया कि स्टेबल रखो टेन्योर, ठीक है। अब कितना रखना है वो कंपनी टू कंपनी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। थर्ड, ये प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप हुए, प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर अ डीप एंड थरो रिसर्च वर्क। प्रॉपर रिसर्च करी गई होगी,
10 ऑर्गेनाइजेशन, 50 ऑर्गेनाइजेशन, 100 ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई किया गया होगा एक सिद्धांत को, देखा गया होगा कि कॉमन क्या रिजल्ट आ रहा है सब जगह, ठीक है, उसी से प्रिंसिपल बनता है ना। सो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। कोई भी प्रिंसिपल बनता है तो उससे पहले उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देयरफॉर हमेशा हम प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी, इवॉल्व होते रहते हैं। इवॉल्व मतलब धीरे 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 पनपते रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज नजर आएगी एक नया मैनेजमेंट सिद्धांत आपके सामने डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत लोग जो है वो कुकिंग शुकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में एक नया प्रिंसिपल आ गया कि जब लोग फ्री होते हैं तो दे लव स्पेंडिंग टाइम, सम ऑफ द पीपल लव स्पेंडिंग टाइम इन किचन, ठीक है। मैं भी खूब चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, कोई लोग बहुत सारे नेटफ्लिक्स और ये यूज कर रहे हैं, तो एक नया प्रिंसिपल डेवलप हो जाएगा कि जब लोग जो है फालतू बैठे होते हैं तब वो इंटरनेट का यूजेज जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, तो एक नया फंडा डेवलप हो गया। फिर मैनेजमेंट के एंगल से अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में सोचो घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहां एक नया प्रिंसिपल डेवलप हो रहा है कि हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करने से प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही हो, ठीक है, तो एक नया प्रिंसिपल डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से डेवलप होते हैं, ओके। एग्जाम्पल पे लिखा है देखा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ वही डिवीजन, काम बांट दो, ठीक है, ये एकदम से डेवलप नहीं हुआ। ये कैसे आया कि ऑब्जर्व किया गया था कि जब काम डिवाइड कर दिया जाता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और इसको हमने ट्राई किया, टेस्ट किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, और जब ये लगा कि हाँ ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है कि काम बांट देते हैं तो बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है, तो फिर वो प्रिंसिपल डेवलप हो गया है, ठीक है। तो कोई भी प्रिंसिपल जो बनता है वो किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, किसी पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के बाद ही डेवलप होता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से आपको लगाना है, कोई रिजिड नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस, some changes can be made in the application of principles according to the requirement of the company। तो कंपनी की जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। मैंने आपको एक फंडा बताया था क्या, कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर बिहेवियरल होते हैं। बिहेवियरल मतलब किस तरह से मैनेजर को एक्ट करना है, ठीक है, किस तरह से मैनेजर को अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बिहेव करना है, वो प्रिंसिपल्स में सिखाया जाता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, कि तुम्हें इस तरह से काम करना है, इस तरह से बिहेव करना है। दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन, ये प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि भैया आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करने चाहिए, किसके साथ, अपने बॉस के साथ भी, सुपीरियर के साथ, अपने जूनियर मतलब सबऑर्डिनेट के साथ भी, और बाकी सारे मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, ठीक है। जैसे एक प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का भी एक प्रिंसिपल होता है, ऑब्वियसली नाम से क्लियर है। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कहता है, भैया हर एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से आपको काम करना चाहिए। एक और प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रखा है, स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब, अपन आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल में, टीम स्पिरिट, यूनिटी में काम करना है, टीम स्पिरिट में काम करना है। तो ये प्रिंसिपल आपके बिहेवियर को दर्शाता है कि आपको अलग थलग जाके काम नहीं करना है, आपको सारे एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से टीम स्पिरिट में लेके काम करना जरूरी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको एक तरह से गाइड करता है, आपके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है, आपके बिहेवियर। अगला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हमेशा क्या होता है, कॉज और इफेक्ट, मतलब कोई कारण होगा तभी तो प्रिंसिपल डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये अभी डेफिनेशन में भी था, सेम पॉइंट यहाँ पे भी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मींस दीज प्रिंसिपल्स टेल्स अस दैट इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट माइट बी इट्स इफेक्ट, ठीक है। मतलब कॉज इफेक्ट बता रहा है, ये अगर प्रिंसिपल इस सिचुएशन में लगाया तो ये इफेक्ट आएगा, ये प्रिंसिपल अगर इस सिचुएशन में लगाया तो ये इफेक्ट आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वही कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार एक ही रिजल्ट आएगा, कभी हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो सकता है रिजल्ट थोड़ा चेंज हो, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटीजेंट or dependent upon the situations prevailing in the organization. Their application and effect depends upon the nature of the organization. जैसे अभी मैंने आपको ऊपर प्रिंसिपल बताया, एस्पिरिट डी कॉप्स मतलब टीम स्पिरिट, तो एग्जांपल भी दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन।
where work is carried out by a group of people, whereas it is of no use in the companies where work is performed by individual and not by a group. तो जहां ग्रुप है ही नहीं तो वहां टीम स्पिरिट की बात ही नहीं करनी है, ठीक है, वहां पर ये लगेगा ही नहीं, ठीक है, और जहां ग्रुप है वहां ये टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल लगेगा। तो कंटिजेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि लगेगा कि नहीं लगेगा वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने प्रिंसिपल हो गए, 7, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्टकट अभी हाथों हाथ डेवलप कर देता हूँ, ठीक है, दिमाग लगा के 2 मिनट साथ साथ अपन याद भी करते जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था कि एप्लीकेशन इसकी यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब ये परवेजिवली लगता है। दूसरा ये गाइडलाइंस है जनरल, ठीक है। तीसरा ये कैसे बनती है, प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से। चौथा ये फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है इसमें, और कंटिजेंट है, ठीक है। एक एक करके आप भी एक बार नजर मार लो सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर, जब तक मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस, principles of management are general guidelines. Principles of management are general guidelines which are developed through cause and effect relationship, through cause and effect relationship, and through cause and effect relationship, and are universally applied, and are universally applied, but in a flexible and contingent manner. तो ये क्या होगी, अपनी डेफिनेशन भी अपन ये बना सकते हैं, ठीक है। चाहो तो ये डेफिनेशन भी बन जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब लिखना शुरू करो, ठीक है, अब लिखना शुरू करो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कीवर्ड कौन सा है, पी और एम। पी पे मैंने आपको लिया है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, और एम पे मैंने आपको लिया है, एम पे मैंने आपके लिए क्या लिया है, मेनली बिहेवियरल, ठीक है, मेनली बिहेवियरल। आप चाहो ना तो ये वर्ड्स भी यहां से स्किप कर सकते हो, ये तो खाली ऐसे रैंडम लाइन रहने दे सकते हो, और बाद में इसको भी ऐड कर सकते हैं कि आर मेनली बिहेवियरल, ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। वो भी पॉसिबल है क्योंकि आपको एकदम से ये रिकॉल नहीं होगा। तो एक काम करो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिख दिया, इसको छोड़ दो, स्किप मारो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस, आर जनरल गाइडलाइंस। आप तो स्टेटमेंट लिखते जाओ पूरा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस which are developed, which are developed through practice and experiments, which are developed through practice and experiments, showing cause and effect relationship, through practice and experiments, showing cause and effect relationship, showing cause and effect relationship, and are universally applied, and are universally applied but in a flexible, but in a flexible and contingent manner, but in a flexible and contingent manner, but in a flexible and contingent manner, and are behavioral in nature, and are behavioral in nature. ठीक है, अब इसमें सारे आ गए वर्ड आपको, ठीक है। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी वो स्किप करा दिया, तो जनरल गाइडलाइंस आ गया, ठीक है, सारे आ गए। देखो जनरल गाइडलाइन कहानी खत्म, ठीक है।
अब हम आते हैं किस पे, कहानी पे, हमारे इंपॉर्टेंस के ऊपर, ठीक है, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मेनली इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस जो है वो आपके पास दे रखी है, 7 इंपॉर्टेंस दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल का फायदा, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अपन पढ़ने वाले हैं आने वाले अभी कल से, उसका फायदा पूछ रहा है आपसे। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि अगर प्रिंसिपल्स डेवलप्ड हैं तो एक मैनेजर के लिए कितना आसान हो गया क्या करना, सच्चाई को प्रॉपरली समझना। जैसे मान लो ये टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल नहीं होता, या मैंने आपको जो बताया डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल नहीं होता, मतलब ऐसा प्रिंसिपल होता ही नहीं कि काम डिवाइड करने से अच्छे से हो जाता है और अच्छे से रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे मैनेजर्स को पता ही नहीं होता ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है ये अगर बने मैनेजमेंट के लिए, और ये कहा गया कि ये प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स गोल्स आसानी से अचीव कर पाओगे, तो मैनेजर के लिए कितना इजी हो गया क्या लेना, डिसीजन लेना, एक्शन लेना, उस जो गाइडलाइंस दे रखी है उसके फॉलो करना, ठीक है। तो पहला जो हेडिंग है वो ये है कि प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। इंसाइट का मतलब है आप देख सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हो असलियत को, रियलिटी को, सच्चाई को, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको क्या बोला, टेस्टेड है, मतलब ये ऑलरेडी लगे हुए हैं 100 ऑर्गेनाइजेशन 200 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ट्राइड है, पहले से टेस्ट किए हुए, एक्सपेरिमेंट किए हुए, और सब जगह रिजल्ट जो कॉमन आया वो आपके सामने पेश किया। तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंट तो हो नहीं कि आपके लिए बिल्कुल अलग रिजल्ट आएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपको सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, सच्चाई को आपको नजर में लेकर आते हैं। इनसाइट मतलब नजर में लाते हैं, रियलिटी का मतलब सच्चाई हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फायदा इज, क्या लिखा है, प्रोवाइड्स मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। अंदर कंटेंट देख लो, दीज प्रिंसिपल्स improves the knowledge, ability and understanding of the managers under various managerial situation। कि अगर ये सिचुएशन होगी तो ऐसे बिहेव करना है, ये सिचुएशन होगी तो ऐसे एक्ट करना है। तो इससे उस मैनेजर की नॉलेज भी बढ़ी, एबिलिटी भी बढ़ी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी उस मैनेजर की, किस सिचुएशन में किस तरह से मुझे एक्ट करना है, ठीक है। और इससे फायदा क्या हुआ, इससे मैनेजर राइट डिसीजन ले पाएगा राइट टाइम पे। तो पहला फायदा मैनेजर को ये हुआ है मैनेजरियल प्रिंसिपल से कि उसको सच्चाई का आकलन करने में, सच्चाई को देखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंड फायदा, इजी फायदा, अगर ये सारे प्रिंसिपल्स को ढंग से फॉलो करोगे, ठीक है, तो सब आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा, डिसिप्लिन से काम करोगे, टीम स्पिरिट से काम करोगे, काम डिवाइड करके काम करोगे, तो वेस्टेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, मेन एंड मटेरियल का मतलब अपने ह्यूमन रिसोर्स का भी आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसको भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे इन सब चीजों का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अपन पढ़ेंगे आगे कि उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है तो उसको कट डाउन करो, उसको हटाओ, फिर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो कि ये टास्क मेरे को इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, एफर्ट भी बचेगा, और इस सबसे इकोनॉमी आएगी और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। एग्जांपल दे रखा है उन्होंने साहब को, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें यही सिखाएंगे क्या, कि हमें सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, प्लान्ड तरीके से काम करना है। तो जब आप सिस्टमैटिक तरीके से सब चीजें मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो इकोनॉमी भी आएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। थर्ड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का फायदा नंबर 3, यहां पर चूंकि बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मैंने आपको बोला एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, साइंटिफिक नेचर जैसे ही है ना। तो डिसीजन बिल्कुल आप जो लोगे वो एक्यूरेट होगा, वो साइंटिफिक होगा। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी डिसीजन ले रहा हूं मैं, तो ये ट्राई किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो मैनेजमेंट साइंस ही है एक तरह से, इनएग्जैक्ट है पर है तो है ना, प्योर नहीं है तो क्या हुआ, है तो है साइंस। तो उसका एक एडवांटेज यहाँ आ रहा है कि साइंटिफिक डिसीजन आप ले पाओगे। क्या लिखा है, the management principles enables the manager to approach various problems systematically and
साइंटिफिकली। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे हर कुछ डिसीजन नहीं लोगे। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपने प्रिंसिपल्स देखे हैं, और आप सोच समझ के सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लोगे। जैसे एक टेलर का प्रिंसिपल आएगा, अभी अपन सब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जांपल सारे बाद में समझ में आएंगे। टेलर का एक प्रिंसिपल है, उसने हमेशा बोला क्या, कि रिप्लेस कर दो रूल ऑफ थंब को साइंटिफिक अप्रोच से। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो सालों से जो सालों से बेसिक रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करती है ना, उनको हटाओ। मतलब वो सालों से जो आपकी कल्चर चला आ रहा है उसको हटाओ और साइंटिफिक अप्रोच लगाओ। जैसे एग्जांपल उसने क्या बोला, ही सजेस्टेड टू कंडक्ट द टाइम स्टडी टू सेट अप द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब रादर देन लीविंग इट एट द डिस्क्रिशन और विल ऑफ द मैनेजर। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब जो सालों से वो भ्रांतियां चली आ रही है, सालों से जो ट्रेडिशन और कस्टम चले आ रहे हैं, वो नॉर्मली क्या कस्टम होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक काम कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मैनेजर डिसाइड करता है। मैं आपको, जैसे मैं मैनेजर हूँ, आप सब मेरे एम्प्लॉइज, तो मैं आपको बोलूंगा देख लक्ष्य, तेरे को 10 मिनट में काम करना है, ठीक है, आजाद तुझे 15 मिनट में काम करना है, ठीक है, तुषार तुमको ये 20 मिनट में काम करना है। ऐसा मैंने सबको काम दिया, टाइम मैंने डिसाइड किया। ये तो होता है रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक अप्रोच ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बार टाइम स्टडी कराओ। टाइम स्टडी मतलब कि आप एक बार नॉर्मली देखो कि तुषार को कितना टाइम लगता है किसी काम को करने में, लक्षित को कितना काम लगता है, टाइम लगता है उस काम को करने में, ठीक है, आजाद को कितना टाइम लगता है उस काम को करने में। फिर उसके हिसाब से आप वहां पर स्टैंडर्ड टाइम सबके अलग अलग सेट करो। तो दिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच रादर देन रूल ऑफ थंब। क्या था रूल ऑफ थंब? मतलब जो पुरानी चीजें चली आ रही थी वो कहती कि मैनेजर अपने हिसाब से, जो उसका अच्छा प्री एम्प्लॉय होता था उसको वो कम ज्यादा टाइम देता था, जो उसका अच्छा एम्प्लॉय नहीं होता था, उसको खुन्नस थी जिसके साथ, उसको कम टाइम देता था, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगला, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप लगाते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एनवायरनमेंट के अनुसार क्या कर पाते हो, अपने आप को चेंज कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन में आपको चेंज करना है। तो क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन कर देते हैं मैनेजर्स को इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। Although management principles are relative and general guidelines only, yet by modifying these principles, changes can be made in the ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप अकेले थे तो टीम स्पिरिट नहीं फॉलो कर रहे थे, जैसे ही आप ग्रुप में आ गए आप टीम स्पिरिट फॉलो करना शुरू कर दोगे। तो ये फायदा मिला कि आप चेंजेस कर सकते हो, किसमें? अपने प्रिंसिपल्स में, किस हिसाब से? ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से, ठीक है, ताकि आप सही दिशा में सही लेवल पे काम कर सको। पांचवा फायदा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। काम बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर हो पाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिन क्या काम क्या होता है? पूरे ग्रुप को अच्छे से क्या करना? मैनेज करना। सिस्टमैटिक काम हो जाए तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है, ठीक है। तो ये सारे मैनेजर और प्रिंसिपल्स आपको उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि आप अगर सिस्टमैटिक काम करोगे तो प्रॉपरली आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर पाओगे? एडमिन कर पाओगे। तो क्या लिखा है, management principles acts as a guideline and base to form various administrative policies to have a systematic working in the organization। जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल के नाम लिखे हुए, अभी तक अपने कोई भी प्रिंसिपल पढ़ा नहीं है तो मैं एग्जांपल अभी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी उसमें, जैसे है, एक ले लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, सेकंड लाइन में लिखा होगा। यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होता है? कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल ये कहता है कि कमांड आपको एक बॉस से लेनी है, 10 लोगों से कमांड नहीं लेनी है। 10 लोगों से कमांड लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मेरे को फॉलो क्या करना है। तो आपकी कमांड आपसे, आपको किससे लेनी है? सिर्फ एक ही बॉस से। तो एक ही बॉस से कमांड लेने से फायदा क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा, आपस में कोई केओस, केओस मतलब दुविधा और झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। और इससे फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज हो पाएगी, सिस्टमैटिक काम होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। छठा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है, जैसे हमारा एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको, प्रिंसिपल अभी आने वाले बस इसके बाद। एक प्रिंसिपल होता है फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब सबको जितनी सैलरी वो डिजर्व करते उतनी दो।
तो ये फायदा सोशल का भी तो होगा, सोसाइटी को भी तो मिला ना, फेयर रेम्युनरेशन मिल रहा है सबको, ठीक है। एक होता है अपना स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो मैंने अभी आज सुबह ही बताया आपको, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कुछ समय तक उसको अपने साथ रखो, ऐसा नहीं कि रखा और वापस हटा दिया। तो इससे भी सोसाइटी को फायदा ना कि एम्प्लॉय कम से कम श्योर हो सकता है कि हाँ उसको इस पर्टिकुलर जॉब में इतने मिनिमम ईयर्स तो मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, management principles not only act as a guideline for achieving organizational objective, but these principle also guides the managers in performing social responsibility. For example, जो मैंने आपको बताया फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है, वो इंसिस्ट करता है कि एडिक्वेट सैलरी दो एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज के हितों को भी आपको ध्यान में, इंटरेस्ट को भी आपको ध्यान में रखना। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ठीक है, ये आजकल एक तरह से पढ़ाइयों में भी यूज होते हैं। मतलब जैसे एमबीए के कोर्सेज होते हैं ना, उसमें ये सारे यही सिखाते हैं आपको कि ये देखो ये थ्योरी थी, केस स्टडी बनती है ना, जैसे अभी कोई भी बड़ी कंपनी में कुछ भी होता है तो उसकी एक केस स्टडी बन जाती है, ठीक है, कि देखो यहाँ पर मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा था और इसीलिए उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है एक तरह से ट्रेनिंग पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। क्या लिखा है, the management principles stress on scientific judgment and logical thinking। भाई ये सारे जो प्रिंसिपल हैं लॉजिक्स पे बेस्ड है, साइंटिफिक जजमेंट पे बेस्ड है। As these principles provides organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided with new ideas, new imagination and new base for research and development। और इसीलिए इनमें अपन ये कहते भी है क्या कि भैया अगर आप कुछ नया सोच सकते हो और आप किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसमें नया सोच के चैलेंज करके आप अपना डेवलप कर सकते हो एक प्रिंसिपल, ठीक है। इसलिए तो इतने सारे ऑथर्स हुए हैं, ठीक है। अपन ने 11th में भी हल्का फुल्का कुछ ऑथर के नाम देखे थे और 12th में तो है ही है, ठीक है, कि ऑथर्स हुए हैं, ठीक है। हेनरी फेयोल है, टेलर है, कून्स एंड ओडोनेल है, बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है। इन सब ने कुछ कुछ फिलोसफी अपनाई, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, रिसर्च करी, ठीक है, और कुछ अपना इमेजिनेशन डेवलप करके एक नया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके सामने ला के रख दिया, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस किसी भी मैनेजर को ट्रेन करना हो, आपको एजुकेट करना हो, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स के थ्रू आप उनको एजुकेट करा सकते हो कि देखो अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो ये नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होता है। प्रैक्टिकली भी उनके साथ केस करके देख सकते हो, उनको केस स्टडी दे दो, उनके साथ कुछ एक्टिविटी करके भी देखो कि देखो तुम सब ग्रुप में थे तो तुमने रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तुम अकेले थे तो जैसे आपने वो नहीं याद है वो लकड़ी वाला केस है कि एक अकेले को बुलाया, ठीक है, एक अकेली लकड़ी थी उसको तोड़ता गया, लेकिन जब बंच आया तो उसको वो तोड़ नहीं पाया, ठीक है। तो उस केस स्टडी से उसने ये सीखा कि यार ये बंच को तोड़ना बहुत मुश्किल होता था, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप हो गया भाई, है ना। सो ये फंडा इंपॉर्टेंस के 7 पॉइंट टिपिकल है, ठीक है, फीचर्स इजी थे, ये थोड़े टिपिकल है। इसको याद करना बहुत सिंपल तरीका, सुनना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं मैनेजर हूं तो मेरे लिए मेरे को क्या फायदा मिलेगा, तो अपन एक दो प्रिंसिपल के साथ ही सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो बार बार अलग अलग प्रिंसिपल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो प्रिंसिपल ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं अपना यूनिटी वाला, और एक ले लेते हैं कि भैया सबको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ये दो प्रिंसिपल ले लेते हैं, ठीक है। टीम स्पिरिट वाला ले लिया और आपका फेयर रेम्यूनरेशन वाला ले लिया। पहला फायदा मेरे लिए क्या होगा, मुझे सच्चाई पता चल गई है कि अगर टीम स्पिरिट नहीं रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन नुकसान होगा। तो इट हेल्प्स द मैनेजर टू गेट इनसाइट इनटू द रियलिटी। दूसरा, टीम में काम करेंगे तभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। तीसरा, मैंने ये जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल मुझे सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे, ठीक है। फेयर रेम्यूनरेशन अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे लगता है कि इससे एम्प्लॉयज खुश रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी। फिर इनको मैं सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जहां इंडिविजुअल है वहां टीम स्पिरिट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टीम को अगर मैनेज करना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स हमको ये भी कहते हैं क्या कि भैया टीम स्पिरिट अगर आप रख रहे हो, ठीक है, तो टीम स्पिरिट में ध्यान रखना सब लोग आपकी बात सुने, सिर्फ आप ही की बात सुने, किसी और की बात नहीं सुने। तो यूनिटी ऑफ कमांड या ऊपर से जो एक प्रिंसिपल और डाला, इससे साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। फिर फेयर रेम्यूनरेशन वाला मैंने ले लिया था, उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी। और आखिरी पॉइंट एक जनरल पॉइंट है कि इन सब से आप ट्रेन कर पाओगे, एजुकेट कर पाओगे, और ये रिसर्च की एक बहुत बड़ी फील्ड है जो आने वाले समय में एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को बहुत काम की रहेगी। सो दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.